नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में संसद संसद पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों को शुरुआत से लेकर और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे और कुछ अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था उसको आपको बताया गया। तो आज से हम लोग संघीय विधायिका की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें संसद प्रमुख रूप से है। संसद में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को देखेंगे। आज के हम इस वीडियो में संसद के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, यानी आज राज्यसभा को हम लोग कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में लोकसभा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है, विधायिका के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर विधान बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं संसद में। संविधान में इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संसद का गठन कैसे होता है। अनुच्छेद 79 में इसका प्रावधान है, 79 में संसद के गठन का। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब यहां पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, तो वो संसद का अभिन्न अंग कैसे होता है। तो देखिए, मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो सुन लें। देखिए, अगर संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो तब तक कानून नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाएं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा ही होती है और लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा करने के कारण राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, दूसरा जो है वो राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहा जाता है। ये राज्यसभा और ये लोकसभा की परिकल्पना ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स तथा अमेरिका के सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ली गई है। ठीक है, ओके। जैसे ब्रिटेन में आप लोगों ने सुना होगा हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा यानी उच्च सदन को कहा जाता है। जैसे भारत में राज्यसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में लोकसभा और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत में राज्यसभा, अमेरिका में सीनेट। भारत में लोकसभा, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्यसभा पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, यह भी प्रश्न काफी बार आता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की हम लोग संरचना देखते हैं कि राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, कितनी सीटें हो सकती हैं। तो उस राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और 250 में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? 250 में तो 238 सदस्य या 238 सीटें राज्यों को मिल रही हैं और उसके राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधियों को। ठीक है, संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 238 राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मिल रही हैं। और इसके अलावा जो 12 सीट है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो यानी 238 सदस्य राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके, तो ये तो अधिकतम संख्या हो गई 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान संख्या राज्यसभा की 245 है। ध्यान रखिएगा, 245, जिसमें 229 राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। 229 राज्य के हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। 229 राज्य के हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 12 मनोनीत हैं। तो कुल मिलाकर 245 हैं। ओके,
अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ओके, तो यहां पर जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, क्लियर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं, और यह एक अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन हमने पढ़ा था किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर ही होता है, इसीलिए प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटें रहती हैं, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या है, तो जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, योग्यता क्या है राज्यसभा सदस्य बनने की? राज्यसभा सदस्य बनने की 30 वर्ष आयु मिनिमम होनी चाहिए, या 30 वर्ष आयु उसको पूरी करनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। देखिए, राज्य तो ऐसे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको ना मैं बताऊंगा ही और ना ही महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है उनको मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें 1 सीट या 2 सीट होती हैं, और या तो जिसमें सबसे ज्यादा सीट होती है वही पूछा जाता है। तो एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य में हैं। तो सर्वाधिक सीटें हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, 31 सीट। 31 सीट राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में है, और ये पूरे भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, और असम में 7 सीट है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 3-3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी, इन सब में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। खासकर पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनका आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम आसान है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं सब में 1 सीट है। कन्फर्म यहीं पर क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए, असम में 7 सीट, बाकी सब में 1 सीट, कुछ नहीं रटना है किसमें कितनी सीट हैं। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उसमें आप लोग देख रहे होंगे, असम को छोड़कर बाकी सब में 1 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राज्यों में राज्यसभा की सीटें हो गई। अब देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार। अब एक अगला जो पॉइंट है, राज्यसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 अर्थात 25 सदस्य। देखिए कोरम क्या है, सबसे पहले कोरम को गणपूर्ति भी कहते हैं। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यानी जैसे लोग राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो इसका 1/10 कितना होगा? 25 सदस्य। तो अगर कम से कम 25 सदस्य सदन में उपस्थित है तभी सदन की कार्यवाही या सदन का कार्य संपादित होगा, चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इतना मिनिमम चाहिए, यही कोरम कहलाता है, 1/10। ठीक है, तो राज्यसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 यानी 25 सदस्य मिनिमम होने चाहिए संसद राज्यसभा का कार्य संपादित करने के लिए। अब हम लोग राज्यसभा की शक्तियों को देखते हैं, राज्यसभा की प्रमुख शक्तियों को देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको मैं अभी बता रहा हूं। पहले इसको देखिए,
धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया या आगे मैं बताऊंगा आपको कि धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा में पारित होता है और बाकी उसको छोड़कर जितने भी विधेयक हैं सबको राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन के विषय में दोनों सदनों को समान अधिकार हैं। ये राज्यसभा की भी शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग के संदर्भ में भी राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, महाभियोग में भी, ठीक है। अब इसके अलावा जो उसकी प्रमुख विशेष शक्तियां हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम उनको देखेंगे। राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद, ये दोनों जबान पे रटा होना चाहिए, परीक्षा में बार बार आता है और मैं बता दे रहा हूं जितने भी अनुच्छेद मैं बता रहा हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और खासकर ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है, पहली। दूसरी विशेष शक्ति क्या है? यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। किसको शक्ति है? ये राज्यसभा को शक्ति है। यह राज्यसभा संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने हेतु अधिकृत कर सकती है, ठीक है। तो ये राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ प्रमुख राज्यसभा के बारे में जानकारी हुई। इससे ज्यादा राज्यसभा के बारे में अगर पूछा भी जाएगा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को बिल्कुल कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। पास में लगे, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है या वीडियो दिखाई नहीं पड़ता है, तो देखिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करिए तो पास में जो बेल आइकन वहां पर दिखता है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, लोअर पीसीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप सबको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।